जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से बात की और उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएंगे और एक स्थायी युद्ध विराम लागू करेंगे। बातचीत के दौरान अजीत डोवाल ने वांग से कहा कि युद्ध भारत का विकल्प नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी विदेश मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि एशिया में शांति और स्थिरता मुश्किल से हासिल की गई है और इसे बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता और वो दोनों चीन के पड़ोसी हैं। डोवाल ने वांग से कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करना जरूरी है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं, बातचीत उनसे हुई जब अजीत डोवाल की। तो देखिए, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अगर 22 अप्रैल को जिस तरह की घटना यहाँ पर अंजाम दी गई, उसके बाद जो प्रतिक्रिया है वो होगी। और लगातार भारत की तरफ से देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम जिस तरह से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला किया गया हम पर तो हम उसका जवाब भी देंगे, ये भी कहा गया। दामोदर सिंह जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, जो विदेश मंत्री हैं चीन के, उनसे जब बात हुई तो अजीत डोवाल ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो पहलगाम में हुआ था उसका बदला लेना था और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई भारत करेगा और ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं एक सशक्त देश होने के नाते सर हमको जवाब देना पड़ेगा और ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आनी चाहिए कि भारत पर इस तरह से कोई कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। आप आंख नहीं दिखा सकते भारत को। बिल्कुल सही खुशबू। भारत अब चुनी हुई सरकार है हमारे यहाँ, कभी हमारे यहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर नहीं किया। एक सफल लोकतंत्र का उदाहरण है भारत पूरे विश्व के सामने, जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से लोकतंत्र को पोषित किया है। देश की जनता सरकार को चुनती है, सेना देश की सरकार चुनी हुई सरकार के अधीनस्थ काम करती है। प्रॉपर लोकतंत्र की वो सारी प्रणालियां हैं और हमने युद्ध भी लड़ा है, तो उन सभी मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए हमने पूरे विश्व को जो जो जानकारी देनी चाहिए, और कभी हमने सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। यहाँ पे बात आती है कि एनएसए ने जो चाइना के जो यांग ली हैं, वो विदेश मंत्री हैं, उनको जो भी बताया होगा या जो भी उनके फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की एजेंसीज के लोगों को बताया होगा, वो क्लियर ये मैसेज दिया होगा कि भारत इस बार झुकने वाला नहीं है और हम टेररिज्म के बहुत बड़े विक्टिम हैं। बार बार पाक और ये भी क्लियर किया होगा कि आप पाकिस्तान को ये बताएं कि वो बाज आए अपनी हरकतों से, अपने यहाँ आतंकवादियों को दंड दे। और इन सभी चीजों को, अगर आप साउथ एशिया में रेस्ट चाहते हो, साउथ एशिया में डेवलपमेंट चाहते हो, और साथ साथ आप अपना सीपीईसी भी जो आपने बनाया है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, तो आप पाकिस्तान को रोकिए। ये बहुत क्लियर मैसेज गया है चाइना को, और तभी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बार बार चाइना इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा था, बार बार इस ऑपरेशन में उसको इंटरवीन कर रहा था अपने स्टेटमेंट से, और डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था इंडिया को। ये समझ में आता है कि उसके कितने वेस्टेज इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। सीपीईसी और तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट जो उसके कराची पोर्ट में है, ये सबको लेकर चाइना की चिंता लाजमी थी। तो चाइना को जो मैसेज दिया होगा एनएसए ने, आई बिलीव कि बहुत फर्म मैसेज दिया होगा, बहुत कॉन्फिडेंटली बताया होगा और बहुत ही पिन पॉइंट चीजें बताई होंगी कि ये चीजें हमें चाहिए, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान को वो चीजें चाइना ने भी कन्विंस करी होंगी। और उसका नतीजा था कि सीज फायर के लिए चाइना बार बार परेशान था, जिसके कारण उन्होंने अमेरिका के जाके शरण ली। अमेरिका से फिर भारत को कॉल हुआ, भारत ने फिर अपनी शर्तें बताई होंगी अमेरिका को, और इसके बाद जाके ये सीज फायर पे कुछ सहमति बनी, मुझे जो लगता है। जी ठीक है सर, आपके पास आते हो। देखिए रजनीश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भारत जैसे देश पर, क्योंकि भारत देखिए शांति प्रिय देश है, ये बात सबको पता है, लेकिन ये एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि अब भारत पहले का भारत नहीं है। ठीक है, आपने शांति का संदेश हम जरूर देंगे, लेकिन अगर आप घुसेंगे हमारे यहाँ तो हम घुसकर मारने की भी काबिलियत रखते हैं। इस पूरे सेशन में अगर 22 अप्रैल को जो भी हुआ उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए रजनीश, तो ये बात भारत ने बता दी कि अगर हम पर इस तरह से हमला होगा तो हम घुसकर मारेंगे और हम इसमें कैपेबल हैं। और साथ ही दूसरी तरफ ये भी कि हम इतने सक्षम भी हैं कि अगर आपने हम पर वार करने की कोशिश की तो एक एक वार जो है वो खाली कर देंगे। बिल्कुल, देखिए ये बुद्ध की धरती है, यहाँ बात सुख और शांति की होती है। गांधी की धरती है, यहाँ बात अहिंसा की होती है। मगर ये धरती शिवाजी महाराणा प्रताप और झांसी की रानी की भी है। अगर हमें आग दिखाओगे हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भारत ने बता दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ये समझ ले हम एक्ट नहीं कर रहे हैं। भारत ने अभी तक एक्शन लिया ही नहीं है। हमने एक ही एक्शन लिया है, हमने मिलिटेंट बेस पर हमला किया है और जो आतंकी थे उन्हें मारा है, जिन्होंने देश में तबाही मचाई, दुनिया में तबाही मचाई है। लेकिन अब जो पाकिस्तान एक्ट कर रहा है, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हम उनके हमलों को रोक रहे हैं और बार बार उन्हें ताकीद कर
कर रहे हैं कि देखिए हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, आप हद से आगे ना बढ़ें। चाइना ने बहुत डिप्लोमेटिकली, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने डिप्लोमेटिकली बहुत स्मार्ट प्ले किया है पिछले 24 घंटे में। आप देखिए चाइना पहले तो खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और चाइना के संबंध बेहतर हैं, उसने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वो भारत में बात करके एनएसए से ये बताना चाहता है कि ठीक है, चूंकि अमेरिका का इंटरवेंशन है, और अमेरिका का कल एक बयान आया प्रेसिडेंट का किसी रिपोर्ट में, जिसमें वो उन्होंने कहा कि जो ये ट्रेड चल रहा है, ट्रेड वॉर जो चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है, इसको हम रीसेट करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका चूंकि इस मामले में इंटरवीन कर रहा है, तो चाइना को ये लग रहा होगा कि अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखूंगा और अमेरिका नाराज हो जाएगा, और वहां जो मेरा ट्रेड टॉक चल रहा है अमेरिका के साथ, कहीं उस पर असर ना पड़े, तो वो भारत के साथ भी बात उसने कर ली कि ठीक है भाई, हम साउथ एशियन रीजन है, इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ शांति बनी रहे, हम लोग बड़े प्लेयर्स हैं। तो ये जो पाकिस्तान, जो चाइना जिस तरीके से प्ले कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल उठाया और खुशबू ने कॉल उठाया और बात कर ली है। यहाँ पर सब कुछ डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड वाइड देखना होता है कि कौन कहाँ से क्या चल रहा है। सह और मात का खेल है, बिल्कुल शतरंज का। चाइना भी देख रहा है कि वो पाकिस्तान को भी अपना दोस्त बना रखना चाहता है। उसने स्ट्रांगली कहा कि हम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत को उसने देखा, उसने भारत को कहा कि हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, बेहतर स्थिति रहे, सीज फायर रहे, और दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो, डिस्केलेशन हो। और उसे ये भी इस बात का भी डर है कि अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाए, चूंकि अमेरिका ने इसमें पहल की है, अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो ये पूरा एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिप्लोमेटिक गेम भी चल रहा है साइड बाय साइड, जहां हर कंट्री अपने अपने तरीके से इसको प्ले कर रहे हैं। जी ठीक है रजनीश, आप रहिए हमारे साथ। दामोदर सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, इसी बीच अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव सुर्खियों में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का कर्ज मंजूर किया, लेकिन भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। आखिर क्यों भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई और क्या है इस विरोध के पीछे की कहानी, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की फंडिंग को हरी झंडी दे दी है। भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन वोट नहीं दिया। वजह है IMF के नियम। इन नियमों के तहत कोई भी सदस्य देश कर्ज के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। देश या तो पक्ष में वोट कर सकता है या फिर वोटिंग से दूर रह सकता है। दूसरा रास्ता चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति बनाई। दुनिया को इसका खामियाजा, ना केवल भारत को, क्योंकि वहाँ पे तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मतलब खुलेआम चलता है, और ऐसे देश को $1.3 बिलियन, लगभग 12-13 हज़ार करोड़ रुपया, ये मतलब इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग टाइप हो चुका है। तो मुझे लगता है दिस इज़ ए बिग मिस्टेक। हमने हमारा जो विरोध है, इसके विरोध में हमारा दर्ज कराया। हालांकि IMF में वोटिंग से विरोध दर्ज नहीं करा सकते, ओनली यू कैन एब्सटेन, तो हम एब्सटेन रहे इस डिसीजन के दौरान। भारत ने IMF बोर्ड में साफ कहा कि पाकिस्तान इस कर्ज का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से दोनों देशों में तनाव चरम पर रहा। भारत ने पाकिस्तान के खराब आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल खड़े किए। हमने हमारा जो विरोध है, इसके विरोध में हमारा दर्ज कराया। हालांकि IMF में वोटिंग से विरोध दर्ज नहीं करा सकते, ओनली यू कैन एब्सटेन, तो हम एब्सटेन रहे इस डिसीजन के दौरान। और वी कंसिडर दिस एज ए बिग स्ट्रेटेजिक एंड हिस्टोरिकल मिस्टेक बाय IMF। एकदम तय होने वाली चीजें नहीं होती, ये बहुत पहले से ही बातचीत चल रही होती है। भारत ने इंटरवेंट करने की कोशिश करी और भारत ने समझाने की कोशिश भी करी। अब उसके बाद भी IMF ने दिया है, बाकी फोरम से भारत बात करेगा इस बारे में। बार बार बेल आउट पैकेज के बावजूद पाकिस्तान में कोई सुधार नहीं हुआ है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के आर्थिक मामलों में गहरे दखल को भी भारत की तरफ से उजागर किया गया। Know it pretty well how the funds will be used, and out of the funds 50% of that funds will go to army officers. All Pakistan army officers, they enjoy their life and they are having crores and crores of rupees and houses in USA and London, and they are enjoying. I'm telling you, their families are all outside, so we know where the funds will be used. They will go to the pockets of senior army officers, and others will be spent for purchasing of arms and ammunitions. Nothing will be spent for these poor Pakistani people or development of Pakistan. भारत ने IMF की प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े किए। भारत का कहना है कि IMF की प्रक्रियाएं तकनीकी औपचारिकताओं से बंधी हैं, जो नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या IMF को कर्ज देने से पहले आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर विचार करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।
और बिल्कुल देखिए हमारे साथ दामोदर जी की भी मौजूदगी है, हमारे सहयोगी प्रशांत की भी माफ कीजिए रजनीश की भी लगातार मौजूदगी है। सबसे पहले सर आप ही के पास आते हुए देखिए एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है जो तमाम दावे करता है लेकिन 1.4 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो दे देता है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है सर कि अब भारत को एक इस पक्ष पर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की सच्चाई वैसे तो सब देख रहे हैं लेकिन इस तरह से सामने लाइए कि यहां और वहां से जो कर्ज लेता रहता है, जो भीख मांगता रहता है पाकिस्तान, वो मिलना उसे पूरी तरह से बंद हो। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, खुशबू ये सवाल मेरे से है आपका? यस सर। ओके। जी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक चीज और भी समझनी है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो हाँ। IMF की जो रूलिंग है उसमें आप वीटो नहीं कर सकते और किसी भी इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें आप अगेंस्ट जाके वोट नहीं डाल सकते उसके खिलाफ। ये IMF की जो सैंक्शनिंग प्रक्रिया उसका एक हिस्सा होती है, ये तो लोगों को समझना चाहिए। और उसमें प्रोपोर्शनल होता है कि जो जिसका जितना ज्यादा शेयर होता है उतना ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कंट्री अगर चाहे तो उसे वीटो भी कर सकते हैं। लेकिन IMF ने इस बार जो पाकिस्तान को इस तरह ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे या इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के समय पे जो लोन दिया है, IMF की क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल लगा है, उसकी प्रश्न लगाया है और लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे। भारत आने वाले समय में इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने अपनी बात रखेगा और IMF को इसका आंसर करना पड़ेगा। उसकी जवाबदेही तय की जाएगी कि जब एक ऐसे समय में दो देश युद्ध लड़ रहे हो, वहां एक देश को बेल आउट पैकेज या पैसे देना ये किस तरह से सही साबित होता है। तो भारत ये सवाल जरूर पूछेगा IMF को और उसकी घेराबंदी की जाएगी। अब बात आती है कि पाकिस्तान जो बेल आउट पैकेज में है, जैसा कि सर ने हमारे जिनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की जो सेना है ये लड़ाई चल रही है। निश्चित तौर से उन्होंने अपना शेयर मांग लिया होगा। उनके जो जनरल्स हैं, एक रॉग्यू आर्मी अगर आप वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का ही नाम निकल के आएगा। आप कहीं भी इंटरनेट में सर्च करें तो उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल मुनीर अब रिटायर होने वाले, उन्हें पैसे की जरूरत होगी, विदेश में उनको बंगला बनवाना होगा, उनको जाना होगा। तो इन सब चीजों में पाकिस्तान का हमेशा से नाम रहा है और पूरी दुनिया जानती है ये कि पाकिस्तान की जो आर्मी है किस तरह से फंड मिसयूज करती है, किस तरह से वो अपने वेस्टेज इंटरेस्ट, अपने बिजनेस रन करती है इन सब पैसों की मदद से। तो पाकिस्तान का जो वजूद है इन सब चीजों में बहुत सबको पता है, बहुत ज्यादा उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। चीज सब बहुत सारे ऐसे सबूत, बहुत सारी ऐसे घटनाएं हुई हैं जहां पे पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा इन सब चीजों को लेकर के। और एक चीज और देखिए आप कल की, मैं बहुत इंटरेस्टिंग, आप डॉट को कनेक्ट करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमेरिका कहने से बात करते हैं और इसके बाद ये डेवलपमेंट होता है सीज फायर वाला। पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट आता है, भारत की तरफ से हमारी जो भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने किया और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बता दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज टू फेस सेविंग, क्योंकि उनकी आर्मी ने कहा कि आप जाके बताइए कि हम जीत गए। भाई बताओ, लोगों को एक माहौल तो बनाओ कम से कम। इतनी हार के बाद, इतनी मुंह के खाने के बाद, तुम्हारे शहरों पे घुस घुस के भारतीय सेना ने जो तबाही मचाई है, हमारी सेना ने तो जो तुम्हारी एयर असेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा जो तुम्हारी एयर स्ट्रिप बर्बाद करी है, जिस तरह से तुम्हारे सैनिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा है, तो अब लोगों का मुराल बढ़ाने के लिए और अपने अपने महत्व को बना के रखने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो इस्तेमाल किया वो रात में दिख गया। जिस तरह से शहबाज शरीफ की लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब दिख रहा था कि कितना वो दबाव में इस समय अपने देश की सेना के जो स्टेटमेंट दे रहे थे। तो ये सब चीजें भी दिख रही हैं, पाकिस्तान किस तरह से परेशान है। और अंदर जो सिविल मिलिट्री अनरेस्ट चल रहा है उनका ऑलरेडी, इमरान खान को लेके अभी देखो जनता सड़कों में आने वाली, और भारत को चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान में अगर कोई ये चैनल देख रहा हो, बलूचिस्तान को भी इस समय अपना हिस्सा मांगना चाहिए। उनके सब जितने भी जनता, उनको चाहिए कि जब देश की सेना किसी तरह से उनके साथी नहीं है तो बिल्कुल सर, ये बात जो आपने कही ना, ये बहुत ही सही कही। ये एक ऐसा वक्त है जब बलूचिस्तान की मांग जिस तरह से उठी है, देखिए रजनीश, वो तस्वीरें तो हमने देखी हैं। पाकिस्तान अपने अंदर की लड़ाई से ही जीत नहीं पा रहा और यही वजह है कि उसकी बौखलाहट सामने आती है। और पाकिस्तान वो देश है जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। देखिए जो देश अपने सेना को ये मानने को तैयार नहीं हो कि हमारे सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं, तो फिर उस देश की और क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की मांग जिस तरह से पाकिस्तान में उठी है वो तो खुद ही टूटने के कगार पर है, क्योंकि बलूचिस्तान की मांग जिस तरह से पिछले कुछ समय से उठी है वो काफी जोरों पर है रजनीश। खुद की लड़ाई तो पाकिस्तान के अंदर की खत्म नहीं हो पा रही।
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं वो यही कहते हैं कि हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम बेकरी चलाते रहेंगे, हम होटल चलाते रहेंगे, हम फॉरेन टूर करते रहेंगे, हम गोल्फ खेलते रहेंगे, मगर उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि देश के अंदर हो क्या रहा है। देश के अंदर एक वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री के सामने बलूचिस्तान का मामला लगातार चल रहा है, लगातार वहाँ पर देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें आती हैं, जो खबरें आती हैं, कितना वायलेंस हो रहा है वहाँ पर और जो परिस्थिति बन रही है। कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही, वो कह रहे थे कि यही स्थिति रही तो 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाए। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वहाँ के अधिकारियों को सिर्फ अपने मजे करने से मतलब है। भले ही उन्हें IMF से फंड लोन मिल गया हो, मगर उस लोन का इस्तेमाल या तो आतंकियों को पनाह देने में वो कर देंगे या खुद के लाइफ को और लेविश और अपग्रेड करने में कर देंगे। तो ये पाकिस्तान की नियति है और पाकिस्तान की यही, वहाँ के लोगों की यही नियति बन गई है। वो डेमोक्रेसी चाहते हुए भी डेमोक्रेसी नहीं ला पाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ बन नहीं पाती है। लगातार इंटरफेरेंस जो है वो रहता है सेना का और हर मामले में सेना इंटरवीन करती है। और आलम यह है कि पाकिस्तान में मल्टीपल गवर्नमेंट चलते रहती हैं, यानी वहाँ पर विपक्ष अपनी ताकत दिखाते रहता है, सरकार अपनी ताकत दिखाते रहती है, वहाँ पर सेना अपनी ताकत दिखाते रहती है। तो कई वर्टिकल्स पर पाकिस्तान की सरकारें चल रही हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई एक फैसला ले नहीं पाता है। कुछ लोग आतंकियों को कहीं पनाह दे रहे हैं, कोई POK में पाल रहे हैं, कोई बहावलपुर में पाल रहे हैं, कोई फरीदकोट में पाल रहे हैं, कोई पठानकोट में पाल रहे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, ये परिस्थिति पाकिस्तान के लिए तो अच्छी नहीं और पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए। जी ठीक है रजनीश, देखिए सर, अब सवाल एक ये बन जाता है कि जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से हमने देखी है, लगातार बॉर्डर पर खास करके LOC की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से उन जगहों को टारगेट जरूर किया जा रहा है जो कि सटे हुए हैं सीमाओं से। भारत ने तो बहावलपुर जाकर वहां पर, मतलब जो बहावलपुर में आतंकवादी कैंप है उस तक को खत्म किया। पाकिस्तान की नियति हमें समझ में आती है। ऐसे आने वाले समय में भारत की तरफ से और क्या प्रिकॉशन लिए जाए, और बड़ी बात यह भी कि पाकिस्तान और किस तरह की हरकत कर सकता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सीज फायर उल्लंघन करने में उसे 4 घंटे का वक्त नहीं लगा। खुशबू, कुछ डेवलपमेंट्स को ना यहाँ पे हमें समझना होगा पाकिस्तान की तरफ से। सबसे पहले जो आपने कहा कि भारत ने बहावलपुर पे भी अटैक किया, भारत ने उनके कई सारे रावलपिंडी पे अटैक किया, इन सब चीजों के मायने ये होते हैं कि हमारा टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप कोई भी दुस्साहस करेंगे तो हम पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप बैठे हुए, वहां पर भी हम घुस के मारेंगे। बहावलपुर को टारगेट करना, रावलपिंडी को टारगेट करना, ये दिखाता है कि भारतीय सेना के निशाने पे आपके जो बड़े डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, लाइक आप 31 कोर हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, GHQ है रावलपिंडी में, ये सब भी हमारे टारगेट हैं, हमारे निशाने पे हैं। कभी भी अगर आपने कोई दुस्साहस किया, हम इनको भी बर्बाद कर सकते हैं और किया भी जाएगा आने वाले समय पे। 740 किलोमीटर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर प्रॉपर हमारा नियंत्रण है, हम वहां पे प्रॉपर निगरानी रखते हैं, सर्विलांस इक्विपमेंट से मैन, और हमारे जो जवान है वो भी निगरानी रखते हैं। लेकिन अभी उसकी निगरानी और बढ़ाने की जरूरत है। साथ साथ में पाकिस्तान की बढ़ाई जाएगी और उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सर्विलांस इक्विपमेंट है, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, अनमैन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत बिल्कुल अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखने वाला और भारतीय सेना इसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाली। लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी भारत को जिस तरह से मैं समझता हूँ, बहुत ज्यादा विदेशी मामलों में मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक सैन्य अफसर होने के नाते मेरा विषय नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ऐसे हालात में सबसे बढ़िया रहेगा पाकिस्तान को किसी भी मंच पे कोई रियायत देने की जरूरत नहीं, तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों में उसे बेनकाब किया जाए। साथ साथ में जो इस घटना के बाद से जो हमारे लेसन एंड लर्न है, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान को हमें जहां पर भी मौका मिलता है, चाहे वो उसकी जो ऑपरेशन सिंदूर में जब उन्होंने पाकिस्तान आतंकवादी जनाजे में जो लोग शामिल हुए उसको एक्सपोज करना हो, या उसकी समय समय जितनी भी छद्म युद्ध की कार्रवाइयां पाकिस्तान ने भारत के साथ की उन सबको एक्सपोज करना हो। भारत को इनमें कोई भी कमी नहीं रखती। और जो लोग, जो कंट्री, चाहे टर्की हो चाहे वो चाइना हो, जिस तरह से जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ है, भारत को अब उनसे सवाल करना है कि क्या आपको रिलेशन कैसे रखने। एक चीज मैं बता देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया में जियो पॉलिटिक्स का नक्शा बदलने वाला है, अलग अलग तरह के समीकरण और संबंध बनने वाले हैं। भारत इन मामलों में बहुत आगे बढ़कर अब निर्णय लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही है कि काफी कुछ बदलने वाला है। लगातार इस पर नजर रहेगी। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्रालय सहित भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फेक न्यूज को फैलाया है। पेश एक रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध, झूठ और फरेब का लिया सहारा, सोशल मीडिया पर फैला रहा फेक न्यूज। जी हां,
भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर छद्म युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर जमकर डींगे हाँकी है। एक एक कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो से जिसमें पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की एक पोस्ट को तबाह करने का दावा किया है। पीआईबी ने इस दावे को झूठ बताया है। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने बम और गोले गिराकर भारतीय सेना की एक पोस्ट को नष्ट कर दिया, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने पाक के नापाक इरादों की पोल खोल दी और बताया कि वायरल वीडियो बहुत पुराना है। रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिब्बों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के एक और नापाक इरादे पर पानी फिर गया। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडलर ने अफवाह फैलाई कि भारत ने दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। पीआईबी ने खुलासा किया कि एक फर्जी दावा है जो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट कभी बंद ही नहीं किया गया। रक्षा विशेषज्ञ की माने तो पाकिस्तान कभी भी भारत से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा फेक न्यूज का सहारा ले रहा है। From redundancy. And more importantly, I think what is happening is that General Munir is using the war to protect his own position within Pakistan. The sooner the Pakistani people come to realize that, I think it'll be better. It'll be better for them. Otherwise, India can take on a conflict. I'm not sure if Pakistan can. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें चलाई जा रही हैं, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इसे रोकने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना होगा। इस बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी सिलसिले में पीआईबी ने फैक्ट चेक ने कई खबरों को फेक बताया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के साइबर हमले की वजह से भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे भी फेक न्यूज करार दिया, जो 100% सच है। भारत ने आत्मरक्षा की तैयारी के लिए एक रणनीति के तहत पूरे देश में मिशन ब्लैकआउट को अंजाम दिया, जिसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडलर ने बिजली ग्रिड को साइबर हमले से जोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। About large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. वहीं अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर धमाके की खबर को प्रसारित किया था। पीआईबी के फैक्ट चेक में अल जजीरा का दावा फर्जी पाया गया, तो जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोट की खबर भी फर्जी निकली। पीआईबी फैक्ट चेक ने जयपुर में विस्फोट को फेक बताया। जयपुर के मजिस्ट्रेट ने भी पीआईबी के फैक्ट चेक को सही बताया और कहा कि जयपुर विस्फोट की खबर फर्जी है। ये खबर तथ्यहीन और भ्रामक है। जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पीआईबी ने पाकिस्तान के हर उस झूठ की पोल खोल दी है जिसे वो दुनिया भर में फैलाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडलर ने सबसे बड़ा झूठ पूरी दुनिया में फैलाया और दावा किया कि भारतीय वायुसेना की महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, जिसे पीआईबी ने झूठ बताया और कहा कि इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह भारत में ही हैं और सुरक्षित हैं, उन्हें पाकिस्तान ने नहीं पकड़ा।
जाहिर है फरेबी पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान से कोई युद्ध जीत नहीं सकता, फिर चाहे वो सीधी लड़ाई हो या फिर सोशल मीडिया वॉर। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तमाम खबरों पर नजर है आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।